जैसे एनपीडी, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में होती है कि उनको तो सब कुछ ठीक लगता है बट उनके फैमिली वाले बड़े ही परेशान रहते हैं। तो लोगों को लगता है हम बहुत आउटराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट इसी चीज़ के कारण बहुत सारे केसेस में मिसडायग्नोसिस भी होती है कि ये तो बॉर्डर लाइन हो गया है। काफ़ी हद तक जो विमेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ इमोशनल नीड्स रादर देन सेक्सुअल नीड्स। वो इंसान ने आपको बोला कि आप तो भगवान जैसे हो, महान, और आपका मन परिवर्तन हो गया, बदल गया। आपने बोला यार अच्छे करने से भी तो लोग बोल रहे हैं, मुझे अच्छा बोल रहे हैं, वैलिडेशन मिल रही है, मुझे लोग समझ रहे हैं, मुझे लोग इज्जत दे रहे हैं, डर नहीं रहे मुझसे, इज्जत दे रहे हैं, तो आप बदल जाओगे। ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी मच रेपिटेटिव, अनवांटेड होते हैं। मेरे को नहीं चाहिए, जो ओसीडी का पेशेंट होता है उसको ये विचार नहीं चाहिए होता है, वो चाहता है ये हट जाए, उसको घबराहट होती है। लोग हमारे पास आते हैं 10-10 घंटे बाथरूम में अटक जाते हैं कि छींटे पड़ गए हैं, कंटामिनेशन हो जाएगा, धोते रहते हैं, स्किन उधड़ गई है। ये जो कंटामिनेशन रिलेटेड ओसीडी है, ये इंडिया में बहुत हद तक औरतों को होती है, वुमेन को ज्यादातर होती है। जब हम सेक्स या सेक्सुअल चीज़ों की बात करते हैं, जैसे अभी भी हम कर रहे हैं और ये सोशल मीडिया पे जाने वाला है, तो कुछ घिनौने लोग हैं जो जिनके दिमाग में कीड़ा है, क्योंकि आसपास कोई साइकेट्रिस्ट ही नहीं है, कोई साइकोलॉजिस्ट ही नहीं है, कोई मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, पर सफर कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सिरोस टीवी पॉडकास्ट। मैं हूँ आपकी होस्ट मौसमी। आज हमारे साथ है श्रद्धा चंद्रा मैम, जो कि एक मेंटल हेल्थ कंटेंट क्रिएटर है। ये अपने इंस्टाग्राम में इमोशनल हीलिंग और सेल्फ ग्रोथ के बारे में जागरूकता फैलाती है और अपने कंटेंट के जरिए लोगों को अपने फीलिंग्स को समझने में मदद करती है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी जिंदगी की सफर की कहानी। बहुत बहुत स्वागत है श्रद्धा जी आपका हमारे सिरोस टीवी पॉडकास्ट में। थैंक यू मौसमी फॉर सच अ नाइस इनवाइट एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। एंड आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ बहुत ही कम बातचीत होती है इस चीज़ के बारे में, तो जितना ही बात करें उतना कम है। बिल्कुल। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर फॉर द एंटायर टीम। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें टाइम दिया। और आपको कैसा लग रहा है, पहली बार विजिट किया शाह फाउंडेशन को? बिल्कुल, छाप फाउंडेशन के बारे में मेरे को पहले से भी थोड़ा आइडिया था, बिकॉज यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन एसिड सर्वाइवर्स एंड मैंने सुना हुआ था। आई हैड दिस थिंग कि मुझे कभी आपके रेस्टोरेंट्स भी विजिट करना है, बिकॉज इट्स सच अ नाइस कॉज। एंड आलोक जी की भी काफ़ी मैंने सुनी है, देखी है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी हियर इन द सेम रूम एज यू आर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर को, पहले तो आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है हमें बताना, तो क्लिनिकली आप इसको कैसे समझती है? सबसे आम पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो क्लिनिक में ज्यादा आप काम करती है उसके बारे में हमें बताइए। जैसे कि मैं एक रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, एंड सिर्फ हम या साइकेट्रिस्ट ही डायग्नोस कर सकते हैं इंडिया में पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसको भी होता है। तो इसके लिए असेसमेंट रहती है, बट कहीं ना कहीं कुछ ट्रेट्स हम देख सकते हैं कि पर्सनालिटी जो इश्यूज रहते हैं या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में क्या चीज़ें कॉमनली हम देख सकते हैं। पर्सनालिटी एंड आपकी जो एक कैरेक्टर होती है, उसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। एक बहुत ही बारीक सा डिफरेंशिएशन रहता है, जो कि होता है कि पर्सनालिटी आपके लाइफ में अड़चन पैदा कर रही है या नहीं। अब ये अड़चन दो एस्पेक्ट में पैदा हो सकती है। सोशली हो सकती है कि लोगों को दिक्कत हो रही है, ज्यादातर यही होता है केस की फैमिली को प्रॉब्लम हो रही है, जैसे एनपीडी, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में होती है कि उनको तो सब कुछ ठीक लगता है बट उनके फैमिली वाले बड़े ही परेशान रहते हैं। अब दूसरे केसेस में क्या होता है कि इंसान की पर्सनल लाइफ ना बहुत उथल पुथल रहती है, जैसे कि हम बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में देखते हैं या बीपीडी में देखते हैं। उनके रिलेशनशिप्स काफ़ी हॉट एंड कोल्ड रहते हैं, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स काफ़ी देखी जाती है। तो ये दो एस्पेक्ट्स में अगर दिक्कत हमें दिख रही है कि पर्सनली एंड सोशली यू आर अनेबल टू मेंटेन अ बैलेंस,
तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डिसऑर्डर लेवल की हो जाती है, क्योंकि आपकी फंक्शनल लेवल की इफेक्टिवनेस या फिर एक आप बता सकते हो कि फंक्शनल एक्टिविटी आपकी हैम्पर हो जाती है ना। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड पर्सनैलिटी में यही फर्क है, पर्सनैलिटी सबकी होती है, डिसऑर्डर तब होता है जब आपको उस चीज से दिक्कत होना चालू हो जाती है लाइफ में, तो दैट्स द डिफरेंस। एंड क्लिनिक में सबसे ज्यादातर एक मिसकंसेप्शन रहता है इंडियंस को लेके, जैसे हमारी नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं, या इंडियंस इन अ कल्चरल डोमेन भी काफी हद तक हम बहुत ज्यादा लाउड है ना, हम थोड़े से ओपिनियनेटेड भी हैं, थोड़े चीजों को हम कम सहन करते हैं, बोल भी देते हैं चीजें ऐसे रफली, तो लोगों को लगता है हम बहुत आउटराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट इसी चीज के कारण बहुत सारे केसेस में मिसडायग्नोसिस भी होती है कि ये तो बॉर्डर लाइन हो गया है, ये तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इनको तो पर्सनैलिटी की इश्यू है। बट ऐसा नहीं होता, इसके लिए एक असेसमेंट होती है, एक स्ट्रक्चरल क्वेश्चनिंग होती है, जैसे डायग्नोस्टिक मैनुअल्स होते हैं हमारे, है ना, DSM-5 है या ICD-11-10 है, तो इस चीज को यूज करके हम एक ट्रेजेक्टरी में देखते हैं कि एक लंबे टाइम तक अगर आपकी पर्सनैलिटी इसी तरीके से रही है तब हम डायग्नोसिस देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। बट काफी हद तक मैं देखती हूँ, जो मैंने 10+ ईयर्स की मेरी प्रैक्टिस रही है, बहुत सारे जो हाईली डायग्नोस्ड केसेस होते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के, वो आइदर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के होते हैं, या हम क्लस्टर बी ट्रेट्स भी बोल देते हैं कभी कभी। तो यही हम देखते हैं आए दिन प्रैक्टिस में। और बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है बिल्कुल ना, बिल्कुल। हम गलत समझ लेते हैं जिनको हाँ नहीं पता। हाँ। एंड पर्सनैलिटी की बात ये है कि इंसान को खुद वो एहसास बाद में होता है, दूसरों को वो पहले दिखता है ना। जैसे एक माँ है ना, उसको सपोज नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, अब उसको पता नहीं चलेगा कि वो गलत कर रही है बच्चे के साथ, या उसका रिएक्शन कैसा है बच्चे के बर्ताव को लेके, पर बच्चे को समझ आएगा कि अरे यार मम्मी कुछ अलग से बिहेव कर रही है। बाकी और बड़ा होगा, बाहर जाएगा, दूसरे बच्चों से मिलेगा, उनके मम्मियों को देखेगा उनके घर में जाके, तो वो दिमाग में आएगा कि मेरी मम्मी तो ऐसे नहीं बात करती, मेरी मम्मी तो बहुत ही कोल्ड बिहेव करती है, मेरी मम्मी को तो फर्क ही नहीं पड़ता है, ऐसे करती हूँ मैं या ऐसा करता हूँ मैं तो, है? तो इट्स अदर्स हु सफर बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसीलिए सबसे कम ही डायग्नोस होती है ये। आप अभी जिक्र कर रहे थे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मीन्स BPD और NPD। यस आजकल इसके बारे में बहुत डिस्कस होती है, खासकर सोशल मीडिया पे। बिल्कुल। तो इनके बारे में आप बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या है, कैसे काम करते हैं? देखो सोशल मीडिया पे जो इसकी छवि है ये काफी ज्यादा एक्सट्रीम एंड मिसलीडिंग है, मैं ये आपको बता दूं। बहुत ही कम परसेंटेज के लोग इस चीज से डायग्नोस हो सकते हैं, एंड डायग्नोस होने के लिए इनका वो एक प्रॉपर, जैसे मैंने पहले बोला कि क्लिनिकल असेसमेंट की जरूरत है, पर्सनालिटी असेसमेंट की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपसे मिली हूँ पहली बार और आपने बहुत रूडली मेरे से बात करे तो मैंने बोला ये तो बहुत ही नार्सिसिस्टिक इंसान है ना। पर सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि अगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने मेरे को मतलब रूडली बात कर लिया, या फिर बहुत ही ज्यादा अपने आप में वो सेल्फिश टाइप का नेचर है मेरे को लगा वो, तो मैंने उसको नार्सिसिस्टिक बोल दिया। या कोई बहुत ही ज्यादा हॉट एंड कोल्ड है अपने रिलेशनशिप में, पुल एंड पुश देखते हैं हम कि मतलब कोई इंसान काफी एंगेज हो जाता है पहले, फिर उसके बाद वो रिश्ते को छोड़ देता है, तो हम बोल देते हैं ये तो बॉर्डर लाइन टेंडेंसीज है। तो ऐसे स्लैंग्स की तरह काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे इस चीज को यूज होती है, बट ये सही नहीं है, क्योंकि इससे अवेयरनेस तो नहीं फैलती है, बट एक और चीज होती है जो मैं अपने प्रैक्टिस में देख रही हूँ। जैसे मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग करती हूँ, तो मेरे पास कपल्स आते हैं, कोई फीमेल आ जाती हैं, बोलती है मैंने ना एक सोशल मीडिया पे एक रील देखी थी क्रिएटर की, बहुत फॉलोअर्स हैं उनके, वो बोल रहे थे कि ऐसे बात करते तो ये तो नार्सिसिस्टिक पर्सन है, ये तो मतलब टॉक्सिक है, ये तो मतलब रेड फ्लैग है, तो मैं तो नहीं रहना चाहता इनके साथ, मैं तो नहीं रहना चाहती इनके साथ। तो कई बार मिसकंसेप्शन होता है, एंड सोशल मीडिया रिलेटेबिलिटी के नाम पे आपसे वो कंफर्मेशन ले लेती है, एंड आप फिर अपने जिंदगी के डिसीजंस ले लेते हो। तो कई बार आप अपने लाइफ के पार्टनर्स को
ठुकरा देते हो, अपने लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस को गलत तरीके से लेते हो बिकॉज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। एंड वही दिक्कत होती है। एक नॉन क्लिनिकल पर्सन अगर एनपीडी के बारे में बात कर रहा है, अगर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के जिनको बारे में नॉलेज नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, या फिर आपने बस इंटरनेट से गूगल करके पढ़ लिया है, चैट जीपीटी कर लिया है ना, आपको पता नहीं है कि किसी इंसान को, अगर मैं बॉर्डरलाइन इंसान बोल रही हूँ, है ना, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो वो इंसान कितने तकलीफ में होगा, पहली बात। एंड उसको क्या क्या चीजों से गुजरना पड़ा होगा, क्योंकि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हम जितने लोगों को भी देखते हैं, उसमें से 80 to 90% जो होते हैं उनकी चाइल्डहुड अब्यूज या नेग्लेक्ट की हिस्ट्री रहती है, तभी हम एक देखते हैं। मतलब एक जनरल चीज मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अपने जो प्रैक्टिस में देखा हुआ है, जो रिसर्च हुई है, वो यही बोलती है कि ट्रॉमा के केसेस रहते हैं, चाइल्डहुड नेग्लेक्ट के केसेस रहते हैं, पेरेंटल अब्यूज के केसेस रहते हैं, या फिर सेक्सुअल अब्यूज के केसेस रहते हैं, तभी बॉर्डरलाइन टेंडेंसीज या कोई भी तरीके की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि अगर किसी की भी बचपन, किसी की एडोलेसेंट ईयर्स स्टेबल तरीके से चल रही है, कुछ उतार चढ़ाव नहीं हुआ है, उसको क्यों पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा, है ना? तो यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, किसी को क्या दिमाग में बोल घुसेगा। तो दिया आपने, बट उसके बाद क्या पता हो जाए जो बिल्कुल चीज नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सोच सोच के। बिल्कुल। हाल ही में एक डेटा पब्लिक हुई है, ग्लिडन ऐप, जो कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल एफआईआर हाँ ऐप हाँ है। हाँ। और चौंका देने वाली बात ये है कि लास्ट 2 सालों में जो महिलाएं हैं, 148% महिलाएं रजिस्टर किया है उस ऐप में। ठीक है। और इसको आप कैसे देखती है? साथ ही में इंडिया में शादी को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाती है ठीक है। कि शादी बहुत पवित्र बंधन है, और तो वही में ये एक्स्ट्रा मैरिटल ऐप वाला जो अभी मामला बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है? आपका क्या विचार है इस पे? देखो, मैं एक सिंपल सी स्टेटिस्टिकल बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि 148% की, मतलब इनकी जो है यूजर्स वुमेन है ना, एंड वुमेन आर गेटिंग इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल, नहीं, मैन वुमेन बोथ। बोथ, राइट। यस। तो अगर हम किसी ऐप की डेटा देख रहे हैं, तो जैसे हम इस रूम में बैठे हैं, ठीक है, मैं अगर बोलूंगी हम 4 लोग बैठे हैं, हम एक छोटा सा रिसर्च करते हैं कि कितने लोगों को चाय पीना है, कितने लोगों को कॉफी पसंद है। तो अगर सपोजिटली 4 लोगों में से 3 लोग बोल दिया, तो मैं तो बोलूंगी भाई 99% ऑफ द पीपल वांट टू ड्रिंक टी, है ना। तो एक ऐप को लेके हम एक जेनेरिक डेटा हम नहीं बोल सकते हैं कि यू नो व्हाट, पीपल आर ट्राइंग टू बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये गलत धारणा है। ये यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स को गलत तरीके से मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर ऐप ही एक्स्ट्रा मैरिटल की बनाई है उन्होंने, एंड वुमेन सेंट्रिक ऐप है, तो डेफिनेटली डेटा फ्री तो उस एंट्री हिसाब है, से ही होगा। महिलाओं की फ्री एंट्री। बिल्कुल, तो डेफिनेटली डेटा उस हिसाब से ही होगा, करेक्ट। तो आपने पहले एक रोक रख दी कि चाय वाले ही एंटर कर सकते हैं, तो 100% डेटा आपकी चाय की आएगी, है ना। पहली बात, हम जनरलाइज नहीं करेंगे इस डेटा को कि इंडिया में ऐसा चल रहा है या फिर वर्ल्ड में ऐसा माहौल चल रहा है। अब आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल इश्यूज की। जैसे कि मैं रिलेशनशिप की थेरेपी करती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, कपल से बात करती हूँ, एंड मैं देखती हूँ आए दिन जिनके पास एक्स्ट्रा मैरिटल इश्यूज रही है। इतना सिंपल शॉर्टकट तरीका नहीं होता कि आज मैं उठी और मुझे मन करा कि यू नो व्हाट, मेरे को आज मन कर रहा है किसी के साथ भी आई विल हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इट्स डजंट हैपन लाइक दिस। देयर आर लाइक there is a process of you and your partner being emotionally distanced. आप और आपके पार्टनर में तनाव बढ़ रही है, मतभेद हो रहा है, कोई सल्यूशन नहीं आ लंबे रही है, टाइम से चल रहा है। यस, लंबे टाइम से कुछ ना कुछ तनाव चल रही है, तब जाके कोई इंसान रिजॉर्ट करता है कि यू नो व्हाट, अब से मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं रखूंगी या रखूंगा, एंड मैं अपनी जो नीड्स है, मेरी जो सेक्सुअल नीड्स है, इमोशनल नीड्स है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इमोशनल नीड्स के वजह से भी होता है। काफी हद तक जो विमेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इमोशनल नीड्स रादर देन सेक्सुअल नीड्स। तो अगर मेरी इमोशनल, सेक्सुअल, मेंटल, फाइनेंशियल नीड्स अफेक्ट हो रही है इस रिलेशनशिप में रह के, एंड मैं इस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रही हूँ बिकॉज ऑफ बच्चे हैं, बिकॉज सोसाइटी क्या बोलेगी, बिकॉज कोई भी प्रकार की मेरे को रिस्ट्रेनमेंट है, मैं नहीं कर डाइवोर्स का प्रोसेस Yes. इतना लंबा है कॉम्प्लिकेटेड है, और इतना एक्सेप्टेबल नहीं है अभी भी। करेक्ट।
वो ये सारी चीजें दिमाग में चलती है लोगों की, तो इजी वे क्या लगता है कि अरे यार मैं अभी ना टेम्पररी के लिए मैं कुछ ना कुछ कोई मिल जाए मुझे, समझे। है ना, कोई समझ ले मुझे। एंड लोग भी बड़े शाणे हैं, कुछ लोग बहुत शाणे हैं, दे मेक दिस देयर प्लेग्राउंड, दे सी यू दैट यू आर वल्नरेबल, है ना। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे हैं, फीमेल क्लाइंट्स हैं, जो ऐसे वल्नरेबल स्टेट में होते हैं जहाँ पे उनके घर वाले नहीं सुन रहे हैं, उनके पति नहीं सुन रहे हैं, उनके बच्चे अपने अपने मदहोश में हैं। दे फील सो अलोन, दे फील सो लोनली, दे फील सो वल्नरेबल। उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, उनके साथ सेक्सुअल फ्रॉड होते हैं, उनके साथ इमोशनल फ्रॉड होते हैं। तो यू आर बेसिकली अ पर्सन हु इज वल्नरेबल टू एनीवन हु वांट्स टू मैनिपुलेट यू। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल को ऐसे सीधा साधा बोल देना कि इट्स अ चॉइस, है ना, आपके पास एक ऑप्शन था, इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ब्लाइंडेड आंसर। किसी के पास चॉइस होके एक्स्ट्रा मैरिटल करते हैं, किसी के पास कोई चॉइस नहीं है इसीलिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहा है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस इन इटसेल्फ। तो ग्लीडन ऐप को हम ऐप की तरह ही देखें, इंडिया के डेटा या फिर जो आपका जनगणना होती है उस तरीके से ना देखें। एंड एक्स्ट्रा मैरिटल को थोड़ा सा समझने के लिए हमें थोड़ा पेशेंस चाहिए। हर चीज को एक मोरल सुपीरियरिटी से हम देख नहीं सकते। मोरल सुपीरियरिटी क्या होती है कि ये सही है ये गलत है ना, ऐसे नहीं देख सकते। एक बार में देख के भी नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। मैं बहुत सारे केसेस देखती हूँ मौसमी जी कि आफ्टर हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इफ दे वांट टू वर्क देयर रिलेशनशिप आउट, वो अपनी जिंदगी अच्छे से खुशी से काट रहे हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि क्या इशू हुआ, क्या प्रॉब्लम आया, कैसे रिजॉल्व करें, है ना। दे वांट टू वर्क इट आउट। बट बहुत बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बिना भी डिवोर्स तक पहुंच जाती है बात, है ना। क्योंकि रहना मुश्किल हो जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे रहने से अच्छा तो आप अलग रहो। बिल्कुल जिंदगी मतलब हर दिन लड़के झगड़ के चीजें करना पड़े तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम अपने पेरेंट्स को भी देखते हाँ। हैं, मतलब आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल काइंड ऑफ बैकग्राउंड, एंड मेरे पेरेंट्स को मैंने लड़ते हुए भी देखा है और गंदी तरीके से लड़ाई करते हुए देखी है। मैं भी कभी कभी सोचती थी बचपन में कि भाई ये साथ में क्यों ही है, प्यार नहीं है, लगाव नहीं है ना। फिर बड़े हुए, थोड़ा अकल आई, फिर हमें समझ आया कि सोसाइटी होती है, फिर हमें दिमाग में आया कि अरे यार शायद और भी चीजें हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा भाई है, फाइनेंशियल इश्यूज है ना। ये सारी चीजों की वजह से कपल में लड़ाई होना बनता है ना। अलग किस्म के लोग हैं, अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लड़ाई होने का मतलब ये नहीं है कि कपल्स में प्यार नहीं हो सकता है ना। अब्यूज है, ये चीज को मैं ये लेबल नहीं कर सकती हूँ। ये थोड़ी सी मतलब देर में अकल आती है, पर अकल जरूर आती है लोगों को, जिनको दुनियादारी समझ आ जाएगी। जब हम समझने लग जाते हैं तो चीजें रिलेट करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैम, पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या पूरी तरह ठीक हो सकती है या उसको मैनेज करा जा सकती है? कोई भी मेंटल हेल्थ कंडीशन मैनेज ही करा जा सकती है, क्योंकि मेंटल हेल्थ कंडीशन और डिसऑर्डर में, मतलब जैसे कोई इंसान की मानसिक स्थिति है, मेंटल स्टेटस है, और मेंटल डिसऑर्डर में बहुत ही बारीक फर्क होता है। जैसे आज मैं दुखी हो सकती हूँ, पर ये दुख अगर 7 दिन तक कंटिन्यू कर जाती है तो डिप्रेशन में बदल जाती है। आज मैं अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा कलेश कर सकती हूँ, बट ये अगर मेरे जिंदगी भर का सफर बन जाए तो मैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आ जाऊंगी। तो वही बात है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर मैंने बदलते हुए देखा है, बट उस चीज के लिए दो कॉन्सेप्ट्स होती हैं। एक होती है कि आप ऐसे रॉक बॉटम हिट करो कि आपकी जिंदगी की वाट लग जाए आपके चॉइसेस के वजह से। जैसे आप ये सोच लो कि एक जुआरी तब तक जुआ खेलना छोड़ता नहीं जब तक वो जीरो नील बट्टा सन्नाटा नहीं हो जाता। तो आइदर आपकी जिंदगी ऐसे ही धज्जियां उड़ जाए, या दूसरी बात ये हो सकती है कि आपको कुछ पॉजिटिव ग्रोथ हो गया अपोजिट चीज करके, कि जैसे आप कलेश करते थे तो आपको एक मतलब गुंडा समझता था कोई इंसान, या फिर मतलब सोचता था कि अरे यार बढ़िया है, पर किसी दिन आपने किसी को हेल्प कर दिया और वो इंसान ने आपको बोला कि आप तो भगवान जैसे हो, महान हो, और आपका मन परिवर्तन हो गया, बदल गया। आपने बोला यार अच्छे करने से भी तो लोग बोल रहे हैं, मुझे अच्छा बोल रहे हैं, वैलिडेशन मिल रही है, मुझे लोग समझ रहे हैं, मुझे लोग इज्जत दे रहे हैं, डर नहीं रहे मुझसे, इज्जत दे रहे हैं, तो आप बदल जाओगे। तो यू नीड चेंज ऑफ सम सॉर्ट, चाहे वो बहुत ही घटिया वाला चेंज हो,
कि मतलब आप बिल्कुल रोड पे आ जाओ, या आप बिल्कुल अंबानी लेवल पे आ जाओ। दोनों चीजें पॉसिबिलिटी है। एंड अगर ये दोनों चीजों में से कोई एक चीज आपके साथ होती है एंड आप कॉन्शियसली काम करते हो, फिर उसके बाद भगवान रास्ता आपको एक बार दिखाता है, फिर आगे चलना आपके हाथ में मेहनत होता करना है। पड़ता है, बहुत मेहनत। बिल्कुल। तो एक बार आपको वो द्वार खुलती है, पर अगर आपको वो ज्ञान, आपने आंखें बंद कर लिया या छोड़, तो फिर तो कुछ नहीं होगा। एक बट बार अगर कर दिया, अच्छा मिल गया, बिल्कुल, बट फिर मैं वही चीज करने लग गई तो क्या तो फिर तो वापस से सेम ही हो गया ना हो आपकी गया? जिंदगी। तो चेंज प्लस कॉन्शियस एक्शन या कॉन्शियस एफर्ट टू चेंज, कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे को इस चीज से, मेरा विजन क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा पर्पस क्या है। जब तक आपको पता ही नहीं है आपको पहुंचना क्या है, जैसे मेरे को आज पता था कि मैं आज छब फाउंडेशन में आऊंगी, ऐसे ही मैं घर से बाहर निकल जाती है ना, रास्ते पे गाड़ी चलाती रहती, तो मैं तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाती, बट इधर नहीं इधर नहीं पहुंचते। पहुंचती ना। तो यू बिल्कुल। नीड टू हैव अ डेस्टिनेशन वेयर यू वांट टू टेक योर लाइफ। कहाँ तक जाना है, यस, कब यस, जाना है, बिल्कुल। बिल्कुल। जब तक वो नहीं है, जब तक ये तीन चीजें नहीं है आपकी, मतलब चेंज, आपकी एफर्ट्स एंड आपकी एक सेंस ऑफ डायरेक्शन कि मेरे को ये चाहिए, मेरा एम क्या है, मेरा गोल क्या है, तब तक आप चेंज नहीं कर सकते हो पर्सनैलिटी में। अच्छा मैम ये बताइए कि ओवरथिंकिंग और ओसीडी में क्या अंतर है? अक्सर लोग ओवरथिंकिंग को ओसीडी मान लेते और फिर परेशान हो जाते। कई बार ऐसा होता है कि मेरे को ओवरथिंकिंग है, किसी ने मुझे ओसीडी बोल दिया, तो फिर मैं सोचने लग जाऊँगी। तो आप इसको कैसे फ़र्क करती है? सिंपल सी बात है, ओवर थिंकिंग जो है, जैसे आपने बोला कि आपको होता है ओवर थिंकिंग, है ना। ओवर थिंकिंग कुछ नहीं है, एक इंसान को ओवर थिंकिंग हो सकता है। ये कोई बहुत ही क्लिनिकल वाली या फिर ऐसे कि बहुत लोगों आपको, को है आजकल। यस, ओवर थिंकिंग कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप कहीं स्टक हो ना कि अरे यार, मेरे को आज पॉडकास्ट करना है, क्या पूछेंगी मौसमी जी, है ना, मैं क्या आंसर दूंगी इस चीज का ताकि लोगों तक सही आंसर जाए, है ना, लोग एक सही रास्ता ले, ये भी एक थॉट प्रोसेस ही है। अब मैं इसके बारे में परेशान हो सकती हूँ, हो शिट यार, मैं क्या बोलूं, मैं तो पता नहीं क्या बोलूंगी, मैं तो बेवकूफ ना दिखूं कैमरा के कैसे सामने, देखेंगे? है ना। तो ये हो गया नेगेटिवली डायरेक्शन में आप जैसे ही मुड़े, तो ये ओवर थिंकिंग हो गया। बिल्कुल। बट अगर मैं इसको पॉजिटिवली लेके जाऊं कि यू नो व्हाट, मैं आज बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर सकती हूँ, मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को बता सकती हूँ, एक प्लेटफॉर्म मिला है हमें, तो लोगों तक हम सही इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, यहाँ पे आप अपना दिमाग लगा रहे हो, जो भगवान ने दिया है, जो इंसान, मतलब एक एक अगर हम अर्थ में देखें तो इंसान ही एकमात्र जानवर है जिसके पास दिमाग है, जो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकती है। तो हम इसको एक तरीके से हम यूज कर रहे यूज़ कर रहे हैं, है हैं। ना। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग आ गया। ओसीडी इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस। ओसीडी में क्या होता है ना, अलग अलग थीम्स होती हैं लोगों को। इसमें अगर हम शॉर्ट फॉर्म को, हम इसको लॉन्ग फॉर्म देखें, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, ऑब्सेसिव मतलब कि थॉट्स जो बार बार रेपिटेटिवली आ रहे हैं, कि जैसे कि कहीं मेरा घर का दरवाजा खुला तो नहीं छूट गया है, कहीं मेरा गैस का नॉब खुला तो नहीं छूट गया है, कहीं मेरे हाथ से कंटेमिनेशन होके मेरे को बीमारी तो नहीं हो जाएगी, है ना। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी मच रेपिटेटिव, अनवांटेड होते हैं। मेरे को नहीं चाहिए, जो ओसीडी का पेशेंट होता है उसको ये विचार नहीं चाहिए होता है, वो चाहता है ये हट जाए, ये हट जाए, उसको घबराहट होती है। जैसे सपोज अगर मेरे को एक चेकिंग ओसीडी का डिसऑर्डर है, तो मैं यहाँ बैठी हूँ, तो मेरे को सोच आ रहा होगा कि कहीं मेरे घर का ताला तो नहीं खुला है, तो क्या मैं यहाँ पे बैठ पाऊंगी, मेरे को होगी घबराहट, कोई भी आ जाएगा। है ना, चोरी हो जाएगी, मेरा ना भी सामान हो लूट रहा है, जाएगा, है ना ना। भी हो रहा है तो ना भी हो रहा है तो मेरा दिमाग वहां होगा, मैं इमोशनली वहां हूँ, फिजिकली यहाँ हूँ, मैं कहीं पे भी कुछ 100% नहीं कर पा रही इधर भी हूँ। नहीं कर पा रहे क्योंकि दिमाग तो उधर है। करेक्ट, करेक्ट। तो मुझे होगी घबराहट, मुझे एंजाइटी होगी। और ये एंजाइटी को हटाने के लिए जो हमारे ओसीडी के पेशेंट्स, जैसे हमारी साइकोलॉजी दिल्ली की ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो ओसीडी स्पेसिफिक केसेस के साथ काफी क्लोजली वर्क करती है। हमने काफी प्रोग्राम्स डेवलप करे हैं, मैंने और मेरे हस्बैंड आयुष ने। तो वी हेल्प अ लॉट ऑफ इन, नॉट इन ओनली इंडिया, बट बाहर भी हम हेल्प करते हैं लोगों को, जो इंडियंस हैं उनको कोच करते हैं फॉर गेटिंग आउट ऑफ ओसीडी। तो उनको होती है कंपल्शंस, जैसे घबराहट हुई,
है ना, मैं कर तो नहीं पाऊंगी अभी, जाके चेक तो नहीं कर पाऊंगी, मे बी मैं किसी को फोन करके पूछ लूं, गार्ड को जाके बोल दूं कि चेक कर ले चेक कर ले चेक कर ले, या घर पे कोई है तो उसको बार बार कॉल करूंगी मैं, है ना। तो एनी एक्शन दैट यू डू रेपिटेडली, थॉट आया, एंजाइटी हुई, आपने फिर कुछ बिहेवियर्स करे उस एंजाइटी को हटाने के बार लिए। बार कर रहे हैं फिर वो। करेक्ट, जैसे हाथ धोना, चेक करना, लोगों को तो सेक्सुअल ओसीडी भी हो जाती है, दिमाग में आता है कि जैसे भगवान के इमेजेस आ गए, है ना, कुछ भी सोच लिया उन्होंने दिमाग में, या बच्चे के थॉट्स आ गए, फैमिली के थॉट्स आ गए, एंड देन दे अपोलोजाइज, कन्फेस करते रहते हैं कि ओ सॉरी 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 सॉरी। मैजिकल थिंकिंग बहुत प्रकार के हैं, 1000 प्रकार के थॉट्स हैं, 1000 प्रकार के ओसीडी आ जाती हैं, बट सिंपल सी बात है, थॉट्स आती है, एंजाइटी होती है, आप कुछ कंपल्शन करते हो उसको हटाने के लिए, एंड ये एक पैटर्न चलता रहता है, ये गोल में चलता रहता है, एंड आप इसी पैटर्न में फंस जाते हो। मैंने देखा है, आप यकीन नहीं करोगे मौसमी, ओसीडी जैसे डिसेबिलिटी एक्ट है इंडिया की, है ना, तो उसके अंदर जो इलनेसेस डिसेबिलिटी कैटेगरी की आती है, जैसे हियरिंग लॉस है, विजुअल लॉस है, ओसीडी भी एक डायग्नोसिस है जो डिसेबिलिटी में कवर होती है। अगर 2 साल तक आपको ओसीडी ठीक नहीं हुआ है, आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं हुआ है, तो आप डिसेबिलिटी लेवल के आपको इशू हो जाती है, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, किसी से मिलते नहीं निकल ही हैं। नहीं पाएंगे, ये सब चीजें चलेगा करेक्ट, दिमाग में। लोग हमारे पास आते हैं 10-10 घंटे बाथरूम में अटक जाते हैं कि छींटे पड़ गए हैं, कंटामिनेशन हो जाएगा, धोते रहते हैं, स्किन उधड़ गई है ना। तो ऑल ऑफ दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बट हाँ, इस चीज का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हम सीबीटी करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करते हैं इस चीज के लिए, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी करते हैं हम, एसीटी जिसको हम बोलते हैं, इसके साथ साथ हम ईआरपी करते हैं, ये सारे साइकोथेरेपीज के नाम है। प्लस सीवियर केसेस में कभी कभी मेडिसिन भी जरूरत पड़ती है जो साइकेट्रिस्ट देते हैं, हम नहीं देते, बट डेफिनेटली साइकोथेरेपी से इसका इलाज पॉसिबल है। हम तो यही सोच रहे थे, ऐसे चीजें जिनको नहीं पता ओसीडी के बारे में, उनको तो लगेगा तो पागल है। बिल्कुल, तो जैसे गांव में चले जाओगे ना, आप मैं उड़ीसा से हूँ, तो वहां पे एक मैं बचपन से सुनती आई हूँ सूचीबाई, है ना, सूचीबाई, ये जो औरत है, इसको तो सूचीबाई रोगो है, हाँ, हम बंगाली में भी सेम ही बोलते हैं ना। तो सूचीबाई रोगो मुझे पता नहीं था क्या है, बट मैंने जैसे मेरे दादी को पूछा, मेरे मम्मी को पूछा, ये तो धोती रहती है, फर्नीचर भी धो देती मेरे है। मम्मी। हाँ, तो ये वही बात है, सब कुछ धो देंगे, साफ करते रहेंगे पूरे दिन से लेके शाम तक, ये काम छूत करते हो रहते गया, हैं। वो अछूत हो हाँ, गया, हाँ। है ना। बाद में जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, जब मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में देखी केसेस, निमहांस में काम किया, मैंने दीनदयाल में काम किया दिल्ली में, तो मुझे समझ में आया कि ओ, वो जो मैंने सूचीबाई रोगो सुना था, तो ये वो तो OCD ये ओसीडी है। OCD है। तो वहां पे मेरे को लगा कि यार लोगों को पता ही नहीं है, लोग तो मजाक उड़ाते हैं इस चीज का, लोग तो सोचते हैं कि इनके घर पे जाए ही कौन, चप्पल नहीं घुसने देंगे, पैर नहीं मेरी रखने मम्मी देंगे। है तो मैं जाके बताऊंगी मम्मी को, मुझे नहीं पता था, आज ही पता चला। वही बात है, तो आप सोचो कि कितना ज्यादा जेनरल है। एक और बात बताऊं मैं, एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो कंटामिनेशन रिलेटेड ओसीडी है, ये इंडिया में बहुत हद तक औरतों को होती है, वुमेन को ज्यादातर होती है। और कल्चरली वुमेन को जब ऐसी बीमारी होती है जहां साफ सफाई है, जहां चीजों को अरेंज करके या एक सही तरीके से रखना है ना, एक रूटीन फॉलो करना है साफ सफाई का, अच्छे से करती है, तो उनको सोशल वैलिडेशन मिलता है, अरे यार कितना साफ रखती है, कितनी अच्छे से करती है, बर्तन चमक रही है, बर्तन चमक रही है, घर चमकता है इसका, है ना, इसको तो थकान होती ही नहीं हाथ है। पैर में छाले पड़ जाते हैं। करेक्ट, मैंने बचपन से देखा, मेरे को बोला कि बर्तन धुल दो, और मैंने धुल दिया, मैंने रख दिया, फिर दोबारा धुल रहे, मैंने गुस्सा करके बोला मेरे को क्यों मत क्यों, बताना। वही बात है ना, लोग गुस्सा करते हैं, हाँ, लोग उन पे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फैमिली वाले भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते पता हैं। ही नहीं है ना उनको। करेक्ट, उनको क्या पता ही नहीं है कि दिमाग में इनकी इतनी घबराहट हो क्यों रही चल है। रही है। हाँ, करेक्ट, कभी भगवान से रिलेटेड होता है कि भगवान नाराज हो जाएंगे, कभी लगता है कि नहीं यार गंदगी फैल जाएगी, है ना। तो ऐसे ऐसे चीजें हैं, खास करके औरतों में ये काफी दिक्कत करता है, क्योंकि सोसाइटी में इस चीज की ना एक्सेप्टेंस हो गई है, औरत है, घर पे रहती है, तो साफ सफाई तो करना ही है इसको, और अच्छे से करेगी तो अच्छी है। तो इसी चक्कर में 5-6 साल 10 साल बीत जाते हैं और आपकी बीमारी इतनी खराब हो जाती है, सीवियर ओसीडी हो जाती है फिर,
है ना, हमें भी एज एज ट्रीटमेंट प्रोवाइडर्स हमें भी एक्स्ट्रा टाइम लगता है थोड़ा सा उनको बात करने में, समझाने में, क्योंकि आधी तो काम हमारी समझाने में ही आती है। तो वही बात है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप तक ये इन्फॉर्मेशन जानकारी पहुंच रही है, आप जानते हो किसी एक इंसान को, तो उनको एक मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर के पास लेके जाइए, डायग्नोसिस करिए, असेसमेंट करिए, ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि सोल्यूशन तभी हो सकता है। कितने लोगों को पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता। सही में मैं एक केस बता सकती हूँ आपको। हमारे पास एक 20 साल का उड़ीसा से ही आए थे वो। मैं कभी कभी उड़िया में भी कंटेंट बनाती हूँ ताकि लोगों तक पहुंचे। तो ही केम, ही टुक ट्रीटमेंट, उसको भी थोड़ा बहुत ऐसे साफ सफाई की इशू थी। फिर वो अपने मम्मी को लेके आए। उनकी मम्मी 50s, लेट 50s में थी। तो टीम ने मैंने बोला कि देखो अभी इस टाइम पे हम इतना तो मतलब जैसे आपके साथ काम करा है वैसे तो नहीं कर पाएंगे, पर आप कोशिश कर सकते हो। आप यकीन नहीं मानोगे, ही डिड एवरीथिंग। घर का माहौल चेंज करा, किस तरीके से हेल्प करना है ना, हाथ कैसे धोने हैं, बर्तन कैसे धोने हैं, झाड़ू कैसे लगाना है, हर चीज उसने थेरेपिस्ट से सीखा, हमारे टीम के थेरेपिस्ट से सीखा। एंड फिर मम्मी को सिखाया, क्योंकि लैंग्वेज की बैरियर होती है। मैं ही उड़िया में बात कर सकती हूँ, बट बाकी थेरेपिस्ट नहीं कर सकते थे। तो थेरेपिस्ट ने उनको मदद करी समझने में, मैंने मदद करी, तो हमने काम करा बहुत क्लोजली। एंड 56 ईयर्स के एज में शी इज ओसीडी फ्री। शी वॉज एबल टू डू इट। बट यही मैं बोलती हूँ मौसमी जी, कि यहाँ पे ना पर्पस की कमी जहाँ पे हो जाती है, कि मेरे को ये ठीक होके करना क्या है। उनको ठीक होके अपने बच्चे की जिंदगी ठीक करनी थी, कि आगे जाके अब उनकी एज के हिसाब से उनकी गोल्स है कि बहू आएगी तो उसको दिक्कत होगी, हाँ, मैं कैसे झगड़ा हो संभालूं, सकती है, झगड़ा हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो आज के सकती डेट में घर पे ऐसा माहौल है तो फिर फैमिली एक जगह पे टिक ही नहीं पाएंगी। डिस्टर्बिंग हो जाती है। करेक्ट। तो उनका गोल ये था कि मेरा घर का माहौल ठीक हो जाए, मेरे बच्चे खुद नहीं रह पाते, बहू लाऊंगी तो कैसे रहेगी वो, है ना। तो वही बात है। तो एक तरीके से आपकी मन की एम होनी चाहिए ठीक होने की, तभी आप ठीक हो सकते हो, चाहे कोई भी उम्र में हो। कोई भी उम्र है, बिल्कुल, कि हमारे घर की जो स्थिति है वो ठीक होए, बिल्कुल शांति बिल्कुल से रहे सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल हम्म, बिल्कुल। वो तो बीमारी है। अब जैसे मतलब बुखार है हाँ, वैसे बीमारी ही है। है, बिल्कुल। श्रद्धा मैम, वुमेन्स सेक्सुअल डिसऑर्डर, इसके बारे में भारतीय समाज में आज भी स्टिग्मा है। आज भी मतलब स्टिग्मा मीन्स बहुत कम बातें होती है, और कई कई बार ऐसा होता है ना, कि मैं एक महिला हूँ, मुझे भी कहीं न कहीं खराब लगता है कि मैं कैसे बोलूँ, अपने पार्टनर से भी कैसे बोलूँ मेरा जो प्रॉब्लम है, अपने फैमिली से भी नहीं बोल सकते। तो इसको आप कैसे एड्रेस करते हैं? सिंपल सी बात है, जब हम सेक्स या सेक्सुअल चीजों की बात करते हैं, जैसे अभी भी हम कर रहे हैं और ये सोशल मीडिया पे जाने वाला है, तो कुछ घिनौने लोग हैं जो जिनके दिमाग में कीड़ा है, तो वो तो कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे। अब समाज में ऐसे एंटी सोशल पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट करते ही हैं। हम इनको अलग कर नहीं सकते हैं, बट हम जिंदगी जीना भी छोड़ नहीं सकते हैं। सेक्सुअल नीड्स साइकोलॉजी में हम जब देखते हैं या पढ़ते हैं, एक नीड के हिसाब से आती है। जैसे भूख लगता है वैसे सेक्सुअल नीड आती है। एंड कोई इंसान अगर सेक्सुअल नीड्स को लेके एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो उसके कारण उसको इमोशनल इश्यूज भी होते हैं। अगर शादीशुदा है तो मैरिटल इश्यूज भी आते हैं, है ना। तभी एक्स्ट्रा मैरिटल जैसे केसेस होते हैं। तो सेक्सुअल नीड्स के कारण अपने आप को अशेम्ड फील करना या फिर इस चीज को लेके झिझक करना बात करने के लिए, ये मैं जो व्यूअर्स हैं इनको बता दूं कि ये बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि स्पेशली वुमेन को सेक्सुअल एजुकेशन दिया ही नहीं गया है। मैं बताती हूँ, मेरे एक्सपीरियंस में हमने पीएम श्री के तहत केवीज में हमने सेक्सुअल एजुकेशन की बात करी थी। और 9th 10th के बच्चियां जो हैं उनको हमने सेक्स एड दिया था। उस टाइम पे हम सोच रहे थे कि क्या डाले क्या नहीं डाले, किस चीज़ के बारे में बात करें, मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करें, सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में बात करें, प्रोटेक्शन के बारे में बात करें। जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि आप तो उनको प्रोत्साहन दे रहे हो, है ना। हमें समझाने में कुछ स्कूल्स में परेशानी हो गई कि मतलब भाई ये जरूरी है। खराब चीज़ें सिखा रहे हो आप। हाँ, ये जरूरी है। अगर हम नहीं भी बोलेंगे तो इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन है, क्यूरियोसिटी होती है। पहली बात तो इस चीज के बारे में बात करने से झिझक हटानी पड़ेगी हमें, है ना।
जैसे मैं आज भी इस चीज़ के बारे में किसी भी महिला को, किसी भी क्लाइंट को बताती हूँ कि आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसे चल रही है, लोग ना ऐसे उसको उड़ते-उड़ते आंसर दे देते हैं, हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक चल रही है। जब पूछो आगे जाके तो अलग सो रहे हैं, अलग सो रहे हैं, अलग बेडरूम, पति कहीं और रह रहे हैं, है ना? बच्चे होने के बाद छुआ ही नहीं है ना? एंड सेक्सुअल नीड्स के बारे में बात ही नहीं होती है। पहली बात, आप इस चीज को लेके अशेम्ड फील ना करें, क्योंकि ये एक आपकी बॉडी की नीड है, आपकी माइंड की नीड है। एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप एक बहुत ही अहम हिस्सा है आपकी रिलेशनशिप का। अगर आप किसी के साथ हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, बट यू आर इन अ रिलेशनशिप, सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिलेशनशिप का। अगर इस चीज के बारे में आप बात नहीं कर रहे हो तो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी नहीं होती है, फिर आगे जाके दिक्कत होती है ना? तो इस चीज के बारे में बात कैसे कर सकते हो? पहले तो अपने आप को समझना पड़ेगा कि आपकी क्या जरूरतें हैं, आपको क्या चीजें पसंद है, क्या चीजें नहीं पसंद है। वो कैसे आएगा? वो आपको एजुकेशन से आएगा, वो आपको अपने आप के एक्सप्लोरेशन से आएगा। एंड एक्सप्लोरेशन आप हेल्दी तरीके से कैसे कर सकते हो? आप किसी सेक्स एक्सपर्ट्स के पास जा सकते हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो। आप इवन अगर कोई अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट हैं या ओबीजीवाईएन है, उनसे बात कर सकते हो। बट कई बार कुछ प्रोफेशनल्स थोड़े रूडिमेंटरी सोच के होते हैं, तो वो बोलते हैं शादी से पहले क्या ही पूछ रही है ये, क्यों पूछ रहे हो तुम, है ना? तो ये तो बच्चे पैदा करने के लिए होती है। तो ऐसे सोच से थोड़ी सी बाहर निकलनी पड़ेगी हमें। बच्चा पैदा करना, हाँ, एक गोल हो सकता है सेक्स का, रिप्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं। बट रिप्रोडक्शन के साथ साथ प्लेजर भी एक पॉइंट होता है कि आप अपने एक रिलेशनशिप में सेक्सुअल इंटीमेसी से अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में रहते हो, विच कनेक्ट्स यू, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेक्सुअल हेल्थ, इज इक्वल टू योर रिलेशनशिप हेल्थ, है ना? तो ये आप पहले कंफर्टेबल हो इस चीज से, फिर उसके बाद आप बात करो अपने पार्टनर से। एंड लगभग ऐसे ही सोल्यूशन आती है इस चीज से। बट जैसे आपने एक चीज पूछी मुझे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में, सेक्सुअल हेल्थ अलग चीज है। बट अगर कोई भी एस्पेक्ट में, जैसे सेक्स करने में अलग अलग फेजेस होते हैं, डिजायर होता है ना, परफॉर्मेंस होता है। अगर किसी भी एस्पेक्ट में आपको पेन या आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, चाहे आप औरत हो या मर्द हो, कि आपको परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही है, आप जल्दी इजैकुलेट हो जाती है, या फिर यू आर नॉट फीलिंग डिजायर्ड, या फिर लुब्रिकेशन की कमी हो रही है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, या पेनिट्रेशन के टाइम पेन हो रहा है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड क्लिनिकल डायग्नोसिस, नीड टू बी असेस्ड प्रॉपरली कि कहीं बायोलॉजिकल इशू तो नहीं है, कहीं साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं है, एंड देन ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। कई बार ऐसे होता है ना कि रिलेशन जो खराब हो रहा है, आपने बोला कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो कहीं न कहीं ऐसे चीज़ों से भी खराब हो जाती है, बात नहीं कर पाते खुल के। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। आपको लगता है कि आप अगर बात करोगे तो चीज़ें खराब हो जाएँगी, या फिर आगे वाला इंसान आपके बारे में क्या सोचेगा, है ना? कि आप तो बस ठरकी हो, है ना? बट ऐसी बात नहीं है। सेक्सुअल डिज़ायर्स हर किसी इंसान के होते हैं। वो अलग बात है अगर आप एसेक्सुअल हो तो आपकी डिज़ायर्स नहीं होती है। बट अगर आप किसी भी एस्पेक्ट से सेक्सुअली अट्रैक्टेड फ़ील करते हो अपने पार्टनर से, तो आपकी डिज़ायर्स हैं, आपकी वांट्स हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो बात बिना बात करे तो पार्टनर को समझ ही नहीं आएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी कि इस पे काम करा जाए, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो या अपने घर में। तो बात बहुत मिडिल क्लास फैमिली में घर में बात होती नहीं है ये सब के बारे में। अभी फिर भी थोड़ा बहुत होने लगे हैं क्योंकि लड़कों के केस में क्या है ना कि आपस में बात कर लेते हैं ये लोग। जैसे 11-12 साल के लड़के हैं, वो आपस में बात कर लेते हैं। पर लड़कियों के केस में थोड़ी-सी अलग इश्यू आ जाती है। तो इसी वजह से सेक्स एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम चाइल्डहुड ट्रॉमा खासकर सेक्सुअल अब्यूज़, एडल्टहुड में फ़ियर, प्रोक्रेस्टिनेशन, लो प्रोडक्टिविटी और रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि इसका इसका मैं एक मतलब मेरे आस-पास ही मैंने देखा था कि बचपन में जिनके साथ अब्यूज़ होता है, हुँ, हुँ, उनको हुँ। पता भी नहीं चलता हुँ। और फिर उसके वजह से एक बार नहीं कई बार होता है क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, ना वो किसी से बात कर सकते, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो।
और हमारा जो घर का माहौल है वो वैसे ही है, जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ खासकर। तो हम नहीं बता सकते कि बोलेंगे तुम ही गलत हो शायद। शादी के बाद भी बहुत बार ऐसे ऐसे होता है। ये ट्रॉमा रहते ना, तो इसके वजह से इंसान बहुत गुस्से वाली हो जाते। कहीं न कहीं जो आप डिसऑर्डर की बात कर रहे थे, वो भी इफ़ेक्ट आते हैं उसके लाइफ में, चाहे वो बड़े भी हो गए, उसके रिलेशन भी हो गए, क्योंकि ट्रस्ट वाला एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आप इसको कैसे एड्रेस करते हैं? जैसे आपने अभी बहुत सही बोला कि मतलब चाइल्डहुड के केसेस में जब कोई भी इंसान सेक्सुअल अब्यूज से गो थ्रू करता है, काफी हद तक घर पे बताने से हम इंडियन माहौल में ना, ये सिर्फ आपके जगह की दिक्कत नहीं है, ये इंडिया में कहीं पे भी चले जाओ, चाहे आप टायर 1 टायर 2 सिटीज में भी चले जाओ या मेट्रो सिटीज में भी चले जाओ, हर जगह यही दिक्कत है कि लोग ना बिलीव नहीं करते। ये एक अजीब सी बात है। आपको अपने माँ बाप को या अपने फैमिली को, पहले तो आपकी जंग ये होती है कि मैं इनको भरोसा दिलाऊं कि मेरे साथ बुरा हुआ है। तुम ही गलत हो। आधी ट्रॉमा तो इसमें आपकी अह, मतलब इंसान और परेशान हो जाता है कि भाई ये मेरे ही लोग हैं, मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ कि मेरे साथ हुआ है ये चीज, चाहे ये लड़के के साथ हो या लड़की के साथ हो, सेक्सुअल इश्यूज किसी के साथ भी हो सकती है, सेक्सुअल अब्यूज किसी के साथ भी हो सकता है। पहले मैं अपने खुद के घर वालों को ही यकीन दिलाऊं कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, फिर मैं लीगल सिस्टम को यकीन दिलाऊं कि मेरे साथ कुछ हुआ फिर है, समाज को। फिर समाज को यकीन दिलाओ कि भाई मेरे साथ बुरा हुआ है, कुछ तो न्याय करो मेरे साथ, है ना? आप बस लड़ते ही रहते हो हर जगह पे। अगर यहाँ पे फैमिली साथ दे देती है, तो थोड़ी सी आपकी हिम्मत, आपकी जो लड़ने की जो अंदर वो आग है, वो थोड़ी सी, मेरे को लगता है इतना तो हेल्प करती है, फैमिली जब सपोर्ट। सपोर्ट करते हैं तो सब कुछ हम जीत जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि आपको लगता है भाई कोई तो खड़ा है मेरे साथ, है ना? जब आप अकेले होते हो तो आपके साथ बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली, आपको अपने आप को मेंटली सपोर्ट करना पड़ता है, और कई बार लोग गिव अप भी कर देते हैं इसी कारण कि अरे यार मैं नहीं केस लड़ूँगा, मैं नहीं एफआईआर करूँगा, क्योंकि ना लोग क्या समझेंगे? लोग मेरे पे भरोसा ही नहीं करेंगे, लोग सोचेंगे कि मैं तो मतलब ऐसे ही बात कर रही हूँ, है ना? बट ऐसा नहीं है, आप अपने लिए स्टैंड लीजिए। एंड बहुत सारे लोग जब स्टैंड लेते हैं तो उनके साथ लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे एनजीओज भी अच्छे काम कर रहे हैं, लीगल एड्स देते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं टू रीच। आई थिंक आप लोग भी लीगल एड्स प्रोवाइड करते हो टू फाइट। तो इवन हमारी जो लीगल इंस्टीट्यूशंस है, काफी सारे लोग हेल्प करते हैं। तो आप ढूंढो कि कौन आपका सहारा है उस टाइम पे। आप ये मत देखो कि ये मेरे साथ नहीं है, नहीं है छोड़ दो, जो है उसको पकड़ो, एंड अपने लिए खड़ा पहले आपको ही होना पड़ेगा, तभी जाके दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। बहुत मुश्किल है ये बोलना, क्योंकि मतलब बहुत आसान है ये बोलना, बट करना बहुत मुश्किल है। बट अगर आपको अपने लिए स्टैंड लेने में दिक्कत होएगी एंड आप नहीं ले पाओगे, तो दूसरे लोग भी कैसे जुड़ेंगे, है ना? पहली बात तो ये है। तो यू नीड टू टेक, थोड़ा सा हिम्मत करो और अपने लिए स्टैंड लो, जो सही है उसके लिए स्टैंड लो। टाइम लगेगा बट चीजें ठीक होएगी। सेक्सुअल इश्यूज जहाँ पे होती है, चाइल्डहुड इश्यूज, वहाँ पे लीगल सिस्टम्स है, पॉस्को है ना? आप मतलब जो आपकी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो अथॉरिटीज हैं उनको कंसल्ट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये हेल्प करते हैं, एड्स हैं थोड़े बहुत जो इंडिया में है, उसको यूज करो एंड आगे जाके आगे जाके अपने आप के लिए जब आप खड़े रहते हो, थोड़े इमोशनल वर्क करना भी यहाँ पे जरूरी होता है। कई बार आप जब फेस करते हो ऐसे चीजों को, आपको अकेलापन, वल्नरेबिलिटी एंड लैक ऑफ सपोर्ट फील होता है, जिसके कारण आप डिप्रेशन या पीटीएसडी या कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी, सीपीटीएसडी का सामना करना पड़ता है आपको। उसके लिए आपको ट्रीटमेंट या फिर थेरेपी लेनी पड़ती है, जो आपको फिर आगे हेल्प करती है थोड़ी सी इमोशनल स्ट्रेंथ गेन करने में। अ, यहाँ पे दो चीजों का मैं मतलब थोड़ी साइकोलॉजिकल बात है, पर मैं करना चाहूंगी।
जो लोग फाइट कर पाए हैं, जो वॉरियर्स हैं, जो सर्वाइवर्स हैं कोई भी चीज के, चाहे एसिड अटैक हो, चाहे सेक्सुअल अब्यूज हो, चाहे चाइल्डहुड अब्यूज हो, है ना, उनमें जो सबसे मतलब आगे खड़े हैं या फिर दे हैव डन समथिंग आफ्टर दिस ट्रेजेडी, दो बातें दिखती हैं। एक है ग्रिट, कि मतलब कुछ बुरा होने के बाद यू हैव द एबिलिटी टू बाउंस बैक, कि हाँ ठीक है बुरा हुआ, आप गिरे, उठ के खड़ा होना पहली बात, है ना, अपने लिए स्टैंड लेना। एंड सेकेंड थिंग इज योर रेजिलियंस, परसिवरेंस, कि आप बार बार उस चीज को ना करते हो, आगे बढ़ के उस चीज से लड़ते हो, यू कीप ऑन कंसिस्टेंटली फाइटिंग इट, यू कीप ऑन कंसिस्टेंटली वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ऑन गेटिंग बेटर। तो ये दो बातें अगर आप कर लेते हो तो आप इस चीज से बाहर निकल जाओगे, जिसको हम पोस्ट ट्रोमेटिक ग्रोथ भी बोलते हैं। लोग ट्रॉमा में अटक जाते हैं, जिनको ट्रॉमा का नेगेटिव रिएक्शन होता है, कुछ लोग ट्रॉमा से उभर के बाहर निकल आते हैं, है ना, वो उसको हम पोस्ट ट्रोमेटिक ग्रोथ बोलते हैं। उस चीज के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड है, अगर आप कर लेते हो तो यू विल बी ब्यूटिफुल एंड योर लाइफ विल बी इन योर कंट्रोल। ओसीडी और एंजाइटी रिकवर होने के बाद पेशेंट की जो मानसिक स्थिति और जो परेशानी है, इसको रोकने के लिए क्या मतलब लाइफस्टाइल और हैबिट एडॉप्ट करना चाहिए उनको? कोई भी मानसिक स्थिति से अगर आप जूझ के बाहर आ गए हो, चाहे वो ट्रॉमा हो, ओसीडी हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, दो बातों का सरासर आप ध्यान रखिए। नंबर वन, जो चीजें आपको हेल्प करी है इससे बाहर निकालने में, है ना, जैसे कोई डायबिटीज इंसान को मीठा छोड़ना ना हेल्प करा है, तो मीठा खाने लग जाओगे तो डायबिटीज दोबारा से हो जाएगा। तो अगर आप ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप से जूझ के उससे बाहर निकल के ठीक हुए हो, तो दोबारा से ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप या वही नेगेटिव पैटर्न में ना घुसे। अपने लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आपने लिए हैं, रूटीन लिया है, स्ट्रक्चर लिया है, आपके दिमाग के बारे में ये बहुत ही खासियत वाली बात है। एक हेल्दी दिमाग को स्ट्रक्चर चाहिए होता है ना, रूटीन चाहिए होता है। बहुत बड़े बुजुर्ग हमारे डिसिप्लिन की बात करते हैं, रूटीन की बात करते हैं, आजकल बहुत खिल्लियां उड़ाते हैं सोशल मीडिया पे इस चीज को लेके, बट जो लोग रूटीन फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, उनकी स्ट्रेस की लेवल भी कम रहती है, वो एक पॉजिटिव माइंडसेट से फंक्शन कर पाते हैं एंड आगे बढ़ के लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर पाते हैं। चाहे आप कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी सीईओ, कोई भी बड़े से बड़े इंसान जिन्होंने कुछ उखाड़ा है लाइफ में, उनकी जिंदगी उठा के देख लो, वो ऐसे नहीं जीते हैं कि 9 बजे उठे और फिर 11 बजे तक इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं और फिर रात हो गया 8 बजे खा के सो गए या फिर 12 बजे तक पार्टी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आपके दिमाग को एक रूटीन चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी आते आते मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि किस चीज के बारे में क्या एडवाइस दूं मैं लोगों को, तो एक बहुत ही अच्छी सी बात निकली हमारे बात से। तो आपके पास अगर हुनर है, स्किल है, तो बहुत अच्छी बात है, बट हुनर के साथ अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपको कोई कंसिस्टेंट रहने वाला बंदा हरा सकता है। ठीक है, कि अगर मेरे पास हुनर नहीं है पर मैं कंसिस्टेंट हूँ कि मेरे को वीडियो बनानी है, इन्फ्लुएंसर मतलब मेरे को एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, तो मैं कंसिस्टेंट रह के वो कर सकती हूँ। बट अगर आपको वीडियो बनानी आती भी है पर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो आप हार जाओगे रेस में। इट्स लाइक वही है कछुआ और वो जो रैबिट वाले रेस में, है ना, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड यू नीड टू आल्सो वर्क ऑन योर ओवर स्मार्ट स्किल्स। था वो फिर बिल्कुल, उसने सोचा कि मेरे पास तो मैं तो बहुत अच्छा भाग सकता हूँ, सो लेते हैं। है ना, सो लेते हैं, वो तो बहुत ही धीरे आता है, पर वो धीरे भी कंसिस्टेंटली उसने आगे बढ़ा, है ना। तो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, एज वेल एज आपके पास ना एक बहुत ही महान साइकोलॉजिस्ट थे विक्टर फ्रैंकल, उन्होंने बोला है कि वन हु हैज अ व्हाई कैन डू एनी हाउ, है ना। सो आई एम जस्ट टेकिंग अ कंफर्मेशन फ्रॉम द हस्बैंड, मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट होना चाहती हूँ। तो वन हु हैज अ व्हाई कैन डू एनी हाउ, मतलब यही है कि आपके पास अगर कुछ चाह है, कुछ पर्पस है, कुछ एम है, कुछ गोल है, तो आप कैसे भी करके रास्ता निकाल लोगे। आपके दिमाग के पास वो कैपेसिटी है, आपके दिमाग के पास वो कैलिबर है कि वो सोच सकता है सॉल्यूशंस के बारे में, अगर आप उसको रास्ता दिखाओ, डेस्टिनेशन दिखाओ, है ना। तो यही मेरी एडवाइस रहेगी, आप डेस्टिनेशन पे फोकस करिए, आप अपने स्किल्स पे फोकस करिए, आप कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड रहिए अपनी जिंदगी में, तभी आप मेंटल हेल्थ से बाहर भी रहेंगे, दूर भी रहेंगे, और थेरेपिस्ट का रूम आपको देखना भी नहीं पड़ेगा शायद,
है ना? कपल थेरेपी में जो पार्टनर है उनके जो पर्सनैलिटी स्टाइल है उसको आप कैसे एड्रेस करती है? और साथ ही में खासकर जब एक पार्टनर को दोनों में से एक पार्टनर को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की लक्षण है। ये थोड़ा-सा डिफिकल्ट है वैसे। जब एक पार्टनर को पर्सनैलिटी की डिफिकल्टी होती है या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, देखो, अगर कोई एक पार्टनर को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या कोई भी मानसिक इश्यू है, डायग्नोसेबल, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, पहले तो हमें उस पे काम करना पड़ेगा, है ना? उसको थोड़ा-सा हमें हेल्प देना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा, टू अंडरस्टैंड, टू गेट ओवर, तभी वो रिलेशनशिप पे काम करेगा। पहले इंसान बंदा खुद को चेंज करेगा, फिर अपने रिलेशनशिप पे काम करेगा, ठीक है? लॉजिक यही बोलता है। बट हाँ, जब आपका एक पार्टनर होता है एंड पार्टनर के साथ रहने का आपको एक सेंस बनता है ना, कि यू वांट टू एक्चुअली इम्प्रूव योरसेल्फ बिकॉज यू लव योर पार्टनर, तो मतलब मैं सोचती हूँ कि एक इंसान कुछ भी कर सकता है। एक इंसान अपने आप को बहुत हद तक बदल सकता है, प्यार में, लगाव में, और अपने पार्टनर के वैलिडेशन के लिए। तो उस चीज को हम यूज करते हैं कपल थेरेपी में, कि अगर फॉर इंस्टेंस मैं एंड आप एक कपल हो, है ना, मेरे को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है बट मुझे आपसे बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, एंड आई रेस्पेक्ट यू एज माई पार्टनर, पर आपको कुछ तकलीफें हो रही है रिलेशनशिप में, मैं चेंज करना चाहूंगा, इस चीज को मैं चेंज करने पे फोकस करना चाहूंगा, काम करना चाहूंगा। बट अगर मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप अपने जिंदगी में हो, अब मेरे को कोई रेस्पेक्ट नहीं है आपकी, ना प्यार है ना लगाव है, तो कुछ भी नहीं करूंगा आपके लिए, मैं क्यों करूंगा? ईगो में आ जाती है नहीं बिल्कुल करना। बिल्कुल, है ना? तो यू नीड टू एक्चुअली वांट टू बी टुगेदर टू चेंज फॉर द अदर पर्सन। बट आज के डेट में ये मैं अगर बोलूंगी सोशल मीडिया पे, थोड़ा सा लोग बोलेंगे कि क्या दूसरे के लिए चेंज होना चाहिए क्या? हाँ, बिल्कुल बहुत होना सेल्फिश चाहिए। है लोग। बिल्कुल होना चाहिए, नहीं सेल्फिश की बात नहीं, हाँ बिल्कुल होना चाहिए दूसरे के लिए चेंज आपको, क्योंकि आप अपने माँ बाप के लिए भी चेंज होते हो, आप अपने भाई बहन के लिए भी चेंज होते हो, दोस्तों के लिए भी चेंज होते हो। एनी चेंज फॉर मेकिंग यू अ बेटर वर्जन इज गुड। अगर जबरदस्ती का चेंज है तो फिर मत करो। मैम एक प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट के तौर पर हम्म। जो एंटरप्रेन्योरशिप में है महिलाएं और जो वर्किंग जोन में है मतलब वर्किंग प्लेस में है, तो उनके लिए टॉप 3 टिप्स क्या आप देना चाहेंगी जो उनके मेंटल हेल्थ और परफॉर्मेंस पे काम करे? बिल्कुल। महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली तो मैं पहले चाहूंगी कि आप अपने ना जो प्लेट में इतना खिचड़ी बनी हुई है उसको थोड़ा सा बैठ के देखो, उसको थोड़ा सेग्रीगेट करो, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर भी ये अप्लाई करा है। घर की जिम्मेवारी, बच्चों की जिम्मेवारी, है ना, बाहर की जिम्मेवारी, हर चीज की जिम्मेवारी आप अपने मत्थे लेके मत बैठो। औरतों को ये गलत फहमी है कि अगर वो सारी चीजें मैनेज करेंगी तो वो बहुत अच्छा औरत अच्छा बन बोलेंगे जाएगी, है लोग। ना, लोग अच्छा बोलेंगे। तो लोगों के लिए अच्छा बनना छोड़ना पड़ेगा आपको। yes, you need to have some time to think about your future, to think about your work। उसके लिए आपको कुछ चीजें डेलीगेट करनी पड़ेगी। आप औरतों को बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ये डेलीगेशन सीखना। मुझे भी बहुत खुजली होती है, मतलब मैं जब किसी को कुछ काम दे देती हूँ ना, कि मतलब कर दे भाई ये, मैं पहले 10 साल पहले की बात है, जब मैंने डेलीगेशन सीख ही रही थी, तो मुझे होता था कि मैं चेक कर लूं उसे ठीक से करा नहीं कर करा, लेगी या नहीं? मैं ही कर लूं, खराब ना हो जाए। है ना, खराब ना हो जाए। तो मतलब एंजाइटी अलग लेवल की होती है। तो मैं यही बोलूंगी, आप डेलीगेशन करना सीखिए, नंबर 1। नंबर 2 इज, अगर आपके पास जो भी सपोर्ट सिस्टम है, रिसोर्सेज है, चीजें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो नॉलेज हो, पैसा हो, टाइम हो, कुछ भी हो, तो आप उस चीज को इस्तेमाल करने से कतराइए मत, है ना। लोगों को लगता है कि ना मैं तो बहुत हम्बल रहूंगी, है ना, मैं तो खुद के दम पे हर चीज करूंगी। जरूरत नहीं है भाई, आपको कोई रानी लक्ष्मीबाई का अवार्ड नहीं मिलेगा। आप जो भी रिसोर्सेज है उस चीज को इस्तेमाल करिए, और हक से इस्तेमाल करिए, है ना, क्योंकि कोई भी इंसान ऊपर तक तभी पहुंच पाता है जो अपने पास चीजें हैं उसको इस्तेमाल करके ही पहुंच पाता है, बिना उसके नहीं कर पाता। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, औरतों को ना बहुत गिल्ट होता है कि अगर मैं वर्क में एक्सेल कर रही हूँ तो मैं घर पे मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं घर पे कर रही हूँ तो वर्क पे नहीं कर पा रही हूँ। तो गिल्ट पे आपको काम करना पड़ता है। ये बहुत ही इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है जिसको आपको मैनेज करना होता है कि सी आप 10 जगह प्रेजेंट नहीं हो पाओगे, तो इट इज ओके। कभी कुछ पे आप आगे रहोगे, कभी कुछ पे आप पीछे रहोगे। तो इस गिल्ट को
इमोशनली मैच्योरिटी के साथ मैनेज करिए एंड एक लॉजिकल माइंडसेट लेके आइए, क्योंकि तभी आप इस वर्ल्ड में फंक्शन कर पाओगे, तभी आप इस वर्ल्ड में टिक पाओगे। और जो टिक जाता है, जो अड़ा रहता है वो खड़ा रहता है की बात है ये, है ना। यू हैव टू स्टैंड वेर यू आर कंसिस्टेंटली बाय डेलीगेटिंग, बाय चेकिंग योर गिल्ट, बाय यूजिंग योर रिसोर्सेस, दैट्स इट। और वैसे भी ह्यूमन है, हर चीज में परफेक्ट हो भी नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, मैं एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर ये बोल सकती हूँ, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को संभालती हूँ, मैं एम्प्लॉयज से बात करती हूँ, मैं उनके लाइफ को देखती हूँ, उनको सिखाती हूँ। साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, तो उनको मैं कुछ टिप्स देती हूँ, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि भाई आप नहीं कर पाओगे हर चीज, आप 100 चीज नहीं कर पाओगे, आप एक्सेप्ट कर लो। आप हर क्लाइंट को 100% हेल्प नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो क्लाइंट भी अपने ऊपर काम करेगा, है ना। तो थिंग्स विल वर्क आउट ओनली इफ आप कंट्रोल में रहते हो, आप वही चीज करते हो जो आप बिल्कुल पक्के हो, है ना। वो तभी हो सकता है जब आप टाइम देते हो, जब उसको आप सीखने के लिए मेहनत करते हो। तो वही बात है ना, जहां टाइम लगाओगे वहां वो चीज बढ़ती जाएगी। तो अगर आप अच्छे में टाइम लगाओगे, स्किल सीखने में टाइम लगाओगे, तो आपकी स्किल बढ़ती जाएगी। अगर आप ओवर थिंकिंग में टाइम लगाओगे तो आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी। मैंने आपको शुरू में बताया, जब हम बात कर रहे थे, जब हम सिरोज टीवी में आए थे, तो मेरा हिंदी बहुत खराब था। तो मैंने काम किया है क्योंकि मेरा मन था करने बिल्कुल का, इच्छा बिल्कुल, था। है ना। तो ये जब इंसान ठान ले और उनको अपने पे ट्रस्ट हो कि मैं कर सकती हूँ, तो कर सकते हैं। पर वही बात है ना, आपको उस पे टाइम देना पड़ा, इजंट इट। आपको मेहनत लगी, आपको अपना एक मतलब छोड़ना पड़ा कि अरे यार हाँ ठीक है यार, इसको मेरे को सीखना है। वो ईगो, वो झिझक, वो हटानी पड़ी आपको, तभी जाके आप कर पाए। लास्ट क्वेश्चन, वैसे तो बहुत सारा क्वेश्चन है, बट आज के लिए लास्ट है। जी। आपके हिसाब से आने वाले 5 से 10 सालों में मेंटल हेल्थ के फील्ड में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं? खासकर वुमेन मेंटल हेल्थ और सेक्सुअल वेलनेस के क्षेत्र में, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। मेंटल हेल्थ के स्फीयर में मैं देखो, अभी जैसे हम 10 साल की बात कर रहे हैं, कुछ चीजें मैं देख पा रही हूँ। जैसे अभी यूज ऑफ एआई काफी हाई चल रही है ना, कि आप चैट जीपीटी कर लेते हो, आप रेडिट कर लेते हो। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में साइकोलॉजिस्ट एंड इंसानी ह्यूमन टच, ये ह्यूमन इंटरेक्शंस की काफी ज्यादा वैल्यू होने वाली है ना। क्योंकि चैट जीपीटी जो चीजें आपको बता सकती है वो तो आप गूगल भी कर सकते हो, बट फैमिली कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स, ये काफी ज्यादा डिस्टेंस हो रही है, लोग अपने फैमिली से दूर रह रहे हैं काम के लिए, पढ़ाई के लिए। तो दे नीड समवन टू टॉक टू, दे नीड समवन टू इंटरेक्ट विद। तो ह्यूमन कनेक्शन की काफी नीड हाई होने वाली है। तो काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, मैं सिर्फ डायग्नोसिस की बात नहीं कर रही हूँ या ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, एक एक कोच या फिर एक तरीके से आप ये समझ लो कि एक स्पेस जहाँ पे आप बात कर सकते हो, खुल के किसी से कनेक्ट कर सकते हो, तो वो चीज बढ़ने वाली है। तो थेरेपी, काउंसलिंग, अगर आप अच्छे थेरेपिस्ट हो, आप स्किल अच्छा है आपका, तो आप बहुत अच्छा करोगे आगे जाके। सेकंड चीज ये है कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया जब बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है, जैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी हुआ था, अभी भी वॉर सिचुएशंस हैं, काफी ज्यादा ग्लोबल पॉलिटिक्स में टर्मोइल है। इस टाइम के बाद लोग काफी ज्यादा अपने ऊपर फोकस करने लग जाते हैं। दे वांट टू गेन हैप्पीनेस, दे वांट टू गेन पीस। एंड फिर आ जाता है पीस कैसे सीख करोगे आप इस वर्ल्ड में। पहले तो कृष्णा थे, हमें गीता, भगवत गीता समझा दिया। अब साइकोलॉजिस्ट है, आपको एक राह दिखा सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, एक स्पेस दे सकते हैं जहाँ पे आप सोच सकते हो, जहाँ पे आप अपने बारे में और ज्यादा डीपली विचार कर सकते हो। तो एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव से भी बढ़ सकती है। एंड ऑब्वियसली इंडिया जैसे कंट्री में जितना भी अवेयरनेस हो जाए उतना ही कमी है। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मोदी जी तक ये वीडियो पहुंच जाए एंड हमारे को मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज में थोड़ी सी और बेहतर सर्विसेज उपयोग कर ले, या दे प्रोवाइड अस बेटर सर्विसेज इन रूरल इंडिया, है ना। रूरल एरियाज तक अभी तक मेंटल हेल्थ नहीं पहुंची है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी बहुत ही बेसिक चीजें की बात करते हैं हम। तो वहां तक अगर बात पहुंच जाए तो और ज्यादा लोगों की हेल्प हो सकती है। दे कैन गेट
accessibility they can get, affordability in terms of mental health. लोग तो थेरेपी तक सोच भी नहीं पाते हैं, है ना, क्योंकि लोगों को लगता है ये तो शहरी बातें हैं, है ना। तो गांव तक भी अगर पहुंच जाए, क्योंकि हमारे YouTube की जनता जो है, साइकोलॉजी दिल्ली का YouTube का पेज है, बहुत सारे गांव तक हम पहुंचते हैं जहाँ पे इंटरनेट तो पहुंच गया पर सर्विसेज नहीं पहुंच पाई है। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू टेक हेल्प बट दे आर नॉट एबल टू, क्योंकि आसपास कोई साइकेट्रिस्ट ही नहीं है, कोई साइकोलॉजिस्ट ही नहीं है, कोई मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, पर सफर कर रहे हैं। ओसीडी वहां पे भी हो रहा है, डिप्रेशन वहां पे भी हो रहा है। तो इफ we can make any changes in our programs, in our provisions, in our policies, तो ये एक चीज मेरे को लगती है कमी, जहाँ पे काम हो सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे मेरे लिए भी बहुत चीज़ें जो मुझे नहीं पता था, तो मुझे आज पता चला, मैंने ज़िक्र भी किया। और ये जो बातें हमने की बहुत हेल्पफुल है सबके लिए, जिनको ये सब चीज़ें, बीमारी नहीं बोलूँगी, बिल्कुल जिनके साथ ये सब चीज़ें चल रहे हैं बट उनको बिल्कुल नहीं पता गुजर है। रहे हैं, सफर कर रहे हैं, हाँ, वो साइलेंट में सफर कर रहे तो हैं। उनके लिए भी ये पॉडकास्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। और मेरे 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 को तो बहुत अच्छा लगा बात करके, और बहुत चीज़ें न्यू मैंने जाना, और जो हमारा ऑडियंस है उनको भी बहुत सारे नए चीज़ें पता चलेगा इस पॉडकास्ट के थ्रू। थैंक यू सो मच मैम, हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, मौसमी एंड द एंटायर टीम ऑफ शिरोज। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो छाप फाउंडेशन के साथ, एंड और ज़्यादा तरक्की करिए, और ज़्यादा लोगों तक आप हेल्प पहुंचाइए, एंड आगे जुड़े रहेंगे। अगर किसी भी डेफिनेटली। चीज़ में आपको हमारी साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए तो साइकोलॉजी दिल्ली एंड आई एम देयर टू असिस्ट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।